हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नीट के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। यस, और जो आज का प्रैक्टिस सेट है बेटा वो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर में से ही बनाया गया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। All right, so here is the first question. Before starting the first question, I would like to remind you कि जो नीट का एग्जाम है वो मई में होता है एंड अभी जनवरी चल रहा है। सो ऐसे में आपके पास ओनली 3.5 मंथ्स बचते हैं। उसमें से भी जो बच्चे ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास और कम टाइम बचेगा, क्योंकि उनका 1 और 1.5 मंथ बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स इन सब चीजों में चला जाएगा। करेक्ट। तो अभी ये जो टाइम है बेटा बहुत ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल है। व्हाट शुड आई से कि आपको अभी बहुत ज्यादा अपने इस टाइम को वाइजली यूज करना है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। सबसे पहले आप एक बार सिलेबस देख लें। सिलेबस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, या फिर आप neet.nta.nic.in पे जाके भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी नीट एग्जाम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, सैंपल पेपर है, वो सब ज्यादातर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड होती हैं। All right. So let's get back to the first question, which is about the figure. Yes. So this figure has been given already in the question, and they are asking which component has thin outer wall and highly thickened inner wall. ओके, सो यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है A B C and D, और आपको बताना है इनमें से किस कंपोनेंट के पास थिन आउटर वॉल है और थिक इनर वॉल है। सो यस, क्या होगा इसका आंसर? ऑल राइट, तो इसके लिए बेटा मैं आपको लेके जाना चाहूंगी एनसीईआरटी हाईलाइट पे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बताया है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि जो आउटर वॉल होता है गार्ड सेल का वो थिन होता है, और जो इनर वॉल होता है वो हाईली थिकेंड होता है। करेक्ट। सो यहाँ से इसका हमें मतलब आप ये देखिए कि नीट के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में से ही बनते हैं। और ये कितना इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे लेबलिंग भी की थी गार्ड सेल की। करेक्ट। सो गार्ड सेल विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका जो आउटर होता है आउटर वॉल इट इज मेड अप ऑफ थिन लेयर एंड द इनर वन इज मेड अप ऑफ थिक लेयर। सो दैट वाज वेरी इजी। Now, here is the second question on your screen. The type of conservation in which threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care. तो भाई आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कंजर्वेशन बताना है कि जहां पे जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज है, मतलब जिन जिन स्पीशीज को खतरा है, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक स्पेशल सेटिंग में उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्पेशल केयर दिया जाता है। तो इस टाइप की कंजर्वेशन को क्या बोलते हैं? एंड ऑप्शंस आर गिवन: सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो यस, व्हाट विल बी योर आंसर? ओके, सो अगेन आई वुड लाइक टू टेक यू एनसीईआरटी हाईलाइट। बेटा देखो, सेमी कंजर्वेटिव मेथड तो होगा नहीं। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंजर्वेशन दिया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। इन सीटू कंजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इन सीटू में क्या होता है उनके नेचुरल हैबिटेट में ही देते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ही पार्ट है इन सीटू एक्स सीटू। ठीक है। और ये जो एक्सीटू कंजर्वेशन होता है इसमें बेटा जो जितने भी थ्रेटेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा केयर करी जाती है। उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है, जैसे कि जू जो होते हैं, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इसमें आ जाती हैं। ओके, सो एक बार आप इसको भी रिवाइज कर लें। All right, so let's move forward towards the next question, which is about the lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of. Okay, so here four options are given, और आपको बताना है कि जो lactose present होता है in the growth medium of bacteria वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है टू द सेल। कौन सा एंजाइम जो होता है वो इसके पीछे होता है। यस, ऑप्शंस दिए हुए हैं: परमीज, पॉलीमरेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर अमाइलेज। क्या आंसर होगा इसका, बताइए। ओके, सो अगेन आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स द एनसीईआरटी हाईलाइट। बेटा अगर आप देखोगे तो ये लैकोपेरॉन से लिया हुआ है, और उसमें जितने भी तीनों एंजाइम्स के नाम गिवन है, जैसे कि लैक्टोज, देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमीज, राइट। तो परमीज की एक्शन की वजह से ही ये जो लैक्टोज है
वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर देखो किसी ने लैक ऑपेरॉन नहीं किया तो प्लीज उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, या आपके बोर्ड के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। लैक ऑपेरॉन के ऊपर अच्छा खासा पूरा क्वेश्चन आ सकता है, आपके सीयूईटी में भी हेल्पफुल रहेगा, और आपके नीट एग्जाम के लिए तो है ही हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ओके, मैंने वीडियो भी बना रखी है इस पे, आप देख सकते हो। एंड यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द मैच द फॉलोइंग। और भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटू सा चैप्टर है क्लास 12 का। यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं माइक्रोब्स के, और यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, एंड देन यू हैव टू मैच। यस, सो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? अगर मैं बात करूं बेटा, देखो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिका, इसका सिंपल से हो जाता है ब्यूटाइरिक एसिड, राइट। और अगर हम बात करें सेकेरोमाइसिस सेरेविसी की, तो इसका हो जाता है इथेनॉल, राइट। सो थ्री ए का थ्री बेटा दो बार है, बी का वन, ए का थ्री बी का वन भी दो बार है, ओके। सो अगर हम बात करें आगे इसकी, सो इसमें हो जाता है ए का थ्री बी का वन सी का फोर। जो पॉलीस्पोरम है वो साइक्लोस्पोरिन ए बनाएगा, और जो स्ट्रेप्टोकोकस ये है इट विल मेक स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो आप बेटा एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है, जो ह्यूमन से मतलब सॉरी ह्यूमन वेलफेयर वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो चैप्टर है क्लास 12 का, आप ये कर लें। और ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो लिस्ट है, और वो क्या क्या चीजें बनाते हैं, किस किस चीज में होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस कर्ड में होता है ये, ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइरिक एसिड बनाता है, इथेनॉल कौन बनाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें, क्लॉट बस्टर कौन होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है। ओके, अगेन वेरी easy question. A transcription unit in DNA is defined primarily by three regions in DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. तो भाई जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसके होते हैं तीन रीजन, करेक्ट। तो आपको वो तीनों रीजन बताने। अब देखो इंड्यूसर रिप्रेसर तो नहीं होगा, करेक्ट, ट्रांसपोजोन वाला भी नहीं होगा, रिप्रेसर वाला नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा? प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर होगा, राइट। आप देख भी सकते हो, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में ही आपको दिख जाएगा ट्रांसक्रिप्शन के में। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा बेटा? डीएनए आरएनए बनेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे ये जो डीएनए स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब हो रहा है उसको थ्री रीजन्स में यहाँ पे इसको देखेंगे। सो दिस स्टार्टिंग रीजन इज कॉल्ड प्रमोटर, बीच वाला जो होगा दैट इज द स्ट्रक्चर जीन, और जहां पे टर्मिनेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, राइट। सो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। ओके, सो हियर इज अनदर क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो भाई अब ये किसका एग्जाम्पल होगा बताइए? ये अगर हम देखेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब जो कैम्बियम जो है दोनों जो अटैच हो जाते हैं, सो वो किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन, करेक्ट। अब देखो डी डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन में क्या फर्क होता है? यू नो ना, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? व्हेन जो सेल्स होते हैं दे जस्ट स्पेशलाइज, मतलब दे जस्ट डेजिग्नेटेड टू परफॉर्म दी स्पेसिफिक फंक्शन, करेक्ट। अगर हम बात करें बेटा डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो डी डिफ्रेंशिएशन में जो मेच्योर सेल्स होते हैं, इफ दे गेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड बिकम लेस स्पेशलाइज, तो इसको बोलते हैं हम डी डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब जो री डिफ्रेंशिएशन होता है बेटा, ये क्या होता है? व्हेन न्यूली डिवाइडेड सेल्स दे स्पेशलाइज अगेन इनटू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल टाइप्स, उसको हम बोलेंगे ये री डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मेच्योरेशन तो बेटा होगा ही इसका, ठीक है। मेच्योर मीन्स सिंपल ग्रो होना, ठीक है। चलो, नाउ मैच द फॉलोइंग। अब आप देख सकते हो टू लिस्ट दी हुई है, ठीक है, और आपको बताना है कौन सा क्या है। अगर हम बात करें बेटा एगैरिकस की, तो ये सिंपल मशरूम होता है, ये आप देख के ही बता दोगे, करेक्ट। एगैरिकस क्या होता है बेटा? मशरूम होता है। सो डी का वन, तो भाई अब डी के यहाँ पे वन है, राइट। अगर हम बात करें राइजोपस की, सो इट विल बी दिस, ठीक है। सो ए का
3, अब डी का 1, ए का 3, सो इट शुड बी थर्ड, करेक्ट। तो इस तरह से ये जितने भी एलिमिनेशन मेथड से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, डी का 3 हो जाएगा, राइट। और अगर हम देखें बाकी ऑप्शंस को भी, जैसे कि अस्टिलैगो को हम बोलते हैं स्मट फंगस, पक्सिनिया को बोलते हैं रस्ट फंगस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है वहां पे आप ये सारे एक बार, जो किंगडम फंजाई है आप उसको जाके रिवाइज करें, यू विल गेट अ गुड नॉलेज ऑफ ऑल दी फंगस। वहां पे जो भी है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये जो भी चारों क्लासेस है उनकी, उनको आप एक बार अच्छे से उनके एग्जाम्पल्स लर्न कर ले, वहां से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ओके, सो हियर इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम biotechnology. What is the fate of a piece of DNA carry one gene of interest which is transferred into an alien organism? Okay, तो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीस ऑफ डीएनए है उसका क्या फेट होगा, ठीक है, मतलब उसका क्या होगा। वो पीस ऑफ डीएनए जो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहे हैं और उसको किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो भाई ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से आपको करेक्ट बताना है। ऑलराइट, तो देखिए ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको फिर से एनसीईआरटी हाईलाइट लेके जानना चाहूंगी। ओके, सो यू कैन सी this line, fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism, most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself, ठीक है, but when it gets integrated into the genome of the recipient, ये क्या करेगा, it may multiply and be inherited along with the host DNA। समझ रहे हो? तो भाई ये जो सारी चीजें हैं ये इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करी और इन्हीं को इन्होंने स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन में दे दिया है। करेक्ट, सो यस, दिस इज बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। तो भाई इस हिसाब के साथ नहीं जाएगा। ओके, द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो चीजें हैं बेटा ये आप बहुत इजीली एनसीईआरटी के रेफरेंस से कर सकते हो। Okay, so yes, this question was again directly from the NCERT. Now, let's move forward towards the question which is from Morphology of class 11th. Identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to the ovary. तो भाई यहाँ पे बताना है कि इस तरह का फ्लावर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरी। आप देख सकते हो इसकी ओवरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ना ही ये सुपीरियर है ना ही ये इंफीरियर है। सो व्हाट विल बी दी ovary? Perigynous, correct? So answer 2 will be the correct, perigynous and perigynous। that was very easy। मतलब देखिए डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ उठ के स्टेटमेंट्स में आ रही हैं, और क्या चाहिए पेपर में। पेपर बहुत इजी बनेगा, आई एम वेरी श्योर। बायोलॉजी का तो पोर्शन एटलीस्ट इजी होगा, क्योंकि 50% जो है नीट का पेपर बेटा वो बायो पे ही आता है। तो बायो आप लोग अच्छे से करें, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है करनी, बट हाँ अगर आप बायो बहुत अच्छे से करोगे तो 50% आपके कहीं नहीं जाएंगे। करेक्ट, ऑल राइट। सो हियर इज दी question, spindle fibers attached to kinetochores of chromosome during anaphase, telophase, prophase या metaphase। तो भाई ये बहुत ही इजी है। वी नो कि 4 phases होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज में सब कुछ डिकंडेंस हो रहा होता है, मेटाफेज में सब इक्वेटर पे आ जाते हैं इस तरह से क्रोमोसोम, राइट। और फिर यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे होते हैं like this, ठीक है। and if we talk about chromosome है ना, should be like this, yes। and if we talk about anaphase, so anaphase में क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग होता है, करेक्ट। सो ये जो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सब सेपरेट हो जाते हैं। सो एनाफेज तो होगा ही नहीं, ठीक है। टीलोफेज में 2 सेपरेट डॉटर न्यूक्लियाई हो जाती है, ये भी नहीं होगा प्रोफेज में। मेटाफेज विल बी द करेक्ट आंसर, सो आंसर 4 इज द करेक्ट। ओके, सो लेसिथिन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ। अब बेटा देखो ये बहुत इजी है और बायो मॉलिक्यूल में से आया है, एक टेबल है उसमें से आप ये कर सकते हो। सो इसका सिंपल हो जाएगा फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब ये क्या है मैम, क्या नहीं है, आपको एक टेबल मिलेगी बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में, वहां से आप ये बहुत इजीली कर सकते हो कि ये जो लेसिथिन है इट इज यूज फॉर सेल ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, चलिए। Okay, so here is the 11th question. The flower of Vallisneria are colorful and produce nectar. The flower of water lily are not pollinated by water. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting, correct? So pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon-like. ठीक है. In some hydrophytes, pollen grains are carried passively inside water. ठीक है. So if we talk about it, सो यस बेटा, ये कलेक्टेड नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्योंकि ये वाटर के थ्रू करते हैं, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस, सो फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, करेक्ट? वो सरफेस पे आ जाते हैं एंड दे लुक अप टुवर्ड द विंड। ठीक है, मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन से या म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो बी सी डी ई शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज, एंड योर ऑप्शंस आर फ्लेविन, हीम, जिंक। सो इट शुड बी बेटा व्हाट? इट शुड बी जिंक। ठीक है, जो कोफैक्टर होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम का, इट शुड बी जिंक। ये भी बायोमोलिक्यूल से है। सो यस, दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। एंड यस, प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट पार्ट भी आएगा बहुत जल्दी। सो आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।